नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैर। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक और काशी को सौगात दी तो दूसरी ओर विपक्ष को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चूके। पीएम ने इस दौरान सीएम योगी की भी खूब तारीफ की और यूपी में चलने वाली भाई भतीजावाद की सियासत पर भी निशाना साधा। पीएम ने योगी सरकार को जहां विकासवाद की सरकार बताया और इस तरह से यूपी में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। यूपी में योगी मॉडल की तारीफ विदेशों तक में हो चुकी है कोरोना कंट्रोल के मामले में। ऐसे में आने वाले 2022 के चुनाव में साफ है कि विपक्ष के सामने योगी मॉडल को पछाड़ने की चुनौती होगी, लेकिन इसके लिए क्या विपक्ष के पास कोई ठोस रणनीति है? आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो सवाल क्या है आज के, हम आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल है यूपी में विकास का योगी मॉडल क्या हिट हो गया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। 22 के चुनाव में योगी मॉडल क्या रहेगा मुद्दा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया और जिस पर चुनाव में जाएगी बीजेपी। योगी मोदी का डबल पावर पूर्वांचल में क्या फिर से कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए? मोदी ने किया साफ 2022 में योगी हिट रहने वाले हैं, तो क्या योगी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आज अब जो है विकासवाद का राज है, भाई भतीजावाद का जो राज है वो खत्म हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्णकांत पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं और विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ेंगे वाराणसी से, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल, कपिल साहब, कैसे इस योगी मॉडल से पार पाएगा विपक्ष? देखिए कुंदन जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि हमको योगी मॉडल से कोई लड़ाई नहीं है, ना मोदी मॉडल की हमारी लड़ाई। क्योंकि जो ये दो नाम हैं, ये फेल्योर नाम है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना काल से पहले ही देश की जीडीपी 3 पे थी और देश की जो बेरोजगारी दर थी वो 2014 में 2.47% से बढ़ करके और 9% आ चुकी थी। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो बेरोजगारी दर जो है कोरोना काल के पहले ही 15% आ चुकी थी। तो इनसे हमारी कौन सी लड़ाई है? जो आदमी जीडीपी ना उठा पाए, जो आदमी रोजगार ना दे पाए, जो महंगाई ना रोक पाए, जो पेट्रोल 100 के पार पहुंचा दे, जो गैस 1000 रुपए पहुंचा दे और जो बिजली की यूनिट 4 रुपए से बढ़ा करके 7.5 रुपए कर दे, तो उसमें बड़ाई कौन सी चीज की है? और किसानों का देखिए 2022 में दुगना कर रहे थे, किसान रोड पर 7 महीने से बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसानों की शहादत गर्मी जाड़ा बरसात हो गई और एक भी आंसू के आंकड़े प्रधानमंत्री जी के या योगी जी के नहीं है। तो आप इस बात को सोचिए कि हम तो तानाशाही वाली सरकार के सामने हैं और क्या ये लड़ाई विकासवाद और भाई भतीजावाद के बीच भी होगी? लेकिन एक बात निश्चित है, अरे भाई भतीजावाद तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के भाई जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटे से
फर्जी सर्टिफिकेट बना के 419, 20, 67, 68, 71 के मुलजिम बनकर सतीश द्विवेदी जी ने मदद की थी। पूरा षड्यंत्र बैठाया था इन्होंने और वहां प्रवक्ता पद पे नियुक्ति करा दी थी। तो अब सतीश जी के छोटे भाई अगर भाई भतीजावाद में नहीं आते हैं तो समीर जी ही बाद में बता देंगे कि कौन आते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जातिवादी सरकार अब नहीं चल रही है तो कब चल रही है? भाई सबसे ज्यादा तो इस समय आप गोरखपुर के ही अंदर प्रवक्ता पद पे नियुक्ति हुई है, देखिए योगी आदित्यनाथ जी के काम के लोग हैं। और अभी बांदा के अंदर हुआ उसमें भी आप उठा के देख लीजिए, गोरखपुर से समेत पूरे उत्तर प्रदेश का थाना उठा करके देख लीजिए कि कौन लोग हैं। तो अब इसके अलावा तो ना तो कायस्थों में दम बचा है और ना ब्राह्मणों में बचा है, ना ओबीसी में बचा है, ना दलित में बचा है। जहां कहीं है बस योगी जी के ही लोग हैं। तो ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो तो इनको समय समय पे देवमणि द्विवेदी जी जो है सुल्तानपुर के विधायक भाजपा के, वो दिखाते ही आईना। ठीक है, कांग्रेस को सुन लेते हैं, हरदोई के भी दिखाते हैं। अब ये ना देखे तो बात अलग है। ठीक है, कांग्रेस को सुन लेते हैं। कृष्णकांत पांडे साहब, ये जिस मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री ने की है, इस मॉडल से चुनौती है क्या आप लोगों के लिए? इस मॉडल को पार पाने की रणनीति क्या है आप लोगों के पास? प्रधानमंत्री का कहना है कि जो ये विकासवाद है उसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि विनाशवाद है और उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार विनाशवाद बनाम विकासवाद की होगी और यह विनाशक सरकार सत्ता से दूर होगी। प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे 30 सेकंड में मैं अपनी बात एक कहना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य किसी टीवी चैनल पे नहीं चला जो भी हुआ, उन्होंने कहा आज काशी ने रुद्राक्ष धारण कर लिया है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य, जो काशी आज से नहीं आदि और अनादिकाल से पता नहीं दुनिया का मैं समझता हूं सबसे पुराना शहर होगा जहां के कण कण में भगवान शिव बसते हैं। और उस काशी को आज कहा गया कि आज काशी ने, अब उनकी बाइट निकाल के उनका पूरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निकाल के देख लीजिए, उन्हें रुद्राक्ष धारण कर लिया। भगवान शिव के नेत्र से रुद्राक्ष पैदा हुआ जिसको आज काशी ने धारण किया है। क्या काशी की उत्पत्ति 2014 से ही हुई है? ठीक है, मैं इस बयान की निंदा करता हूं, प्रधानमंत्री के इस बयान की मैं निंदा करता हूं। दूसरा, प्रधानमंत्री का बयान, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। सरासर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। और जिस तरह से हाथरस की घटना, ऊंचाहार की घटना, शाहजहांपुर की घटना, लखनऊ की घटना, सोनभद्र की घटना, यह सारी घटनाएं जिस तरह से हुई है, कानून के राज में ये घटनाएं घटती हैं। और जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौतें, और यह जो है यह कानून का राज है, विकासवाद है। बनारस के राजन मिश्रा राष्ट्रीय ख्यात के व्यक्ति थे। पांडे साहब, आप सत्ता पक्ष में सुन लेते हैं। मैंने पहले विपक्ष को सुन लिया, आप सत्ता पक्ष को सुन लेते हैं। समीर जी अब बैठे हमारे साथ। समीर जी जवाब दीजिए कपीश जी को और कृष्णकांत पांडे को भी। देखिए कुंदन जी, जवाब तो उनको जनता दे रही है और इनको उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है, इनको उत्तर प्रदेश की तरक्की से मतलब नहीं है। अभी मैं कपीश जी को सुन रहा था, इनको शर्म नहीं आती है। जब 2017 के पहले और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने पहली बैठक में माफ किया कैबिनेट में योगी जी ने। बंद शुगर मिलों को हमने चलाया, 1,40,000 करोड़ रुपए शुगर का भुगतान किया हमने। और कपीश जी गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर का नाम ले रहे थे। पिपराइच और मुंडेरवा शुगर मिल जिसको बेच रहे थे, पूर्वांचल की शुगर मिलों को अखिलेश यादव बेच रहे थे, उसमें पिपराइच और मुंडेरवा की शुगर मिल को योगी जी ने चलाया। और यही नहीं, मोइनुद्दीनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल रामाला को 500 करोड़ रुपया देके हमने उसकी भी क्षमता बढ़ाई। आप आ जाइए लाइन ऑर्डर पर। योगी मॉडल इनको नहीं पसंद है, इनको आतंकवादियों का मॉड्यूल पसंद है। आतंकवादियों को मॉड्यूल को बचाना चाहते हैं। इनको अपराधी पसंद है। इनके पेट में दर्द होता है जब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई होती है, तो इनके पेट में दर्द होता है, साहब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। रही बात नौकरी की, आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक किसी भी सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी थी। नौकरी और रोजगार दोनों को अलग करके बात करेंगे हम कुंदन जी। 4 लाख से ऊपर 4.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। इनसे पूछिए पिछले 5 साल में इन्होंने समाजवादी पार्टी ने क्या दिया था। सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार, सारी भर्तियां
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में थी शिक्षकों की भर्तियां, और मैं नहीं समीर जी, कपिल श्रीवास्तव करें, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि कब नौकरियां निकाली थी और कब दी हैं आपने। कपिल श्रीवास्तव से कहिए एक कमेंट्री न करें, हम इनको सूची भेज देंगे, ये लिख लेंगे। 1.25 लाख से अधिक नौकरियां पुलिस की भर्ती हमने किया, किसी का 5 रुपए भी नहीं लगा है, और कितना हास्यास्पद है। सबको नौकरी मिली है। शिक्षकों की भर्तियां, इनके जमाने के हिस्ट्री सीटर बताइए, हवा में दे रहे हैं छेड़खानी बयान। का मुकदमा दर्ज। योगी जी विधानसभा में बता ही नहीं पाते हैं और सत्र ही नहीं चलवाते, बनाया था 2 दिन में सत्र का अवसान कर देते हैं। इनको नहीं कपिल जी समीर जी झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही है? कोई सबूत तो दीजिए जनता के सामने। कपीस जी कमेंट्री करेंगे, ये बता दे पिपराइच की शुगर मिल चली कि यही सबूत है कि योगी सरकार के अंदर इस बात का गट्स ही नहीं है, इस बात की हिम्मत नहीं है कि विधानसभा के पटल पर सत्र आहूत करके वो श्वेत पत्र जारी कर सके। तो समीर जी हल्ला करेंगे, होड़ करेंगे, हंगामा करेंगे। अरे भाई, नारी अस्मिता टूटी जा रही है, आपने देखा पंचायत के अंदर, और धृतराष्ट्र बन करके हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्रोणाचार्य बन करके हमारे अमित शाह साहब बैठे हुए हैं, और उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर योगी राज नहीं चल रहा, मदिरा राज चल रहा है, मदिरा राज। यहाँ 750 लोग मर गए जदीदी शराब पी करके, और यहाँ माफिया राज चल रहा है, जेल में शूट आउट हो रहा है। ठीक है, योगी मॉडल वर्सेस विपक्ष जो है ये चलता रहेगा। मैं अपने सहयोगी को इस चर्चा में ले आऊं। ठीक है कपिल जी, समीर जी, कृष्णकांत जी, एक सवाल है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़े हुए वाराणसी से, उनका मैं रुख कर लूं। आ रहा हूं समीर साहब, आ रहा हूं। विकास जी बताइए, दरअसल बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? एक तरीके से प्रधानमंत्री के आज का जो कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद एक तरीके से है। हमने आमतौर पर देखा है कि चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती रही है, इस बार स्ट्रैटेजी बदली है क्या? पूर्वांचल ने दिल खोल करके, चाहे 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, बीजेपी का साथ दिया है, इसलिए स्ट्रैटेजी बदली है क्या पूर्वांचल को लेकर के, और पूर्वांचल से ही यह अभियान शुरू हो गया क्या? जी देखिए, राजनीति में एक बड़ा पुराना मुहावरा है, जुमला है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। अभी देखिए, किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बीजेपी के प्रतिकूल है, और बीजेपी वहां से बहुत उम्मीद नहीं रख रही है, और इस यही वजह है कि पूर्वांचल पर बीजेपी ने अपने पूरे ध्यान को केंद्रित कर दिया है, और एक तरीके से पूर्वांचल पे अपनी ताकत झोंक दी है। और पूर्वांचल में ताकत झोंकने की वजह से ही योगी और दिल्ली की सेंट्रल टीम में एक खिंचाव और तनाव भी देखने को मिला था। लेकिन अब जहाँ तक रहा सवाल, अगर प्रधानमंत्री के बनारस दौरे की बात करें, जो उन्होंने तोहफा दिया है, तो आप देखें पूर्वांचल को का नाम वो बार बार लेते रहे, क्योंकि वो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार पूर्वांचल की राजनीति का ऊंट जो है वो उनके पक्ष में बैठे। इसीलिए वो तोहफा, उनकी झोली से तमाम तोहफा आज बनारस में निकला, बहुत सारी चीज़ों ने दिया। बनारस को कहा कि तो पूर्वांचल का केंद्र बनेगा, हब बनेगा, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन एक गौर करने वाली और ध्यान देने वाली बात ये रही कि उतने देर के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ विकास कार्यों को गिनाते रहे, कहे कि उत्तर प्रदेश में जितने विकास कार्य हुए हैं वो तो गिनाते गिनाते थक जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, तो बहुत सारी बातों को वो छोड़ देते हैं। फिर तपाक से उन्होंने राजनीतिक बातें बिल्कुल नहीं की, लेकिन बड़े ही सधे हुए अंदाज में, चूंकि शब्दों के वो बाजीगर हैं, शब्दों का जाल बुनने में उनकी कोई सानी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसके पहले की जितनी भी सरकारें थी जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के बल पे चलती थी, अब सरकार है वो विकासवाद के बल पे चलेगा। यानी बनारस आए हैं तो उन्होंने एक तरीके से साफ कर दिया कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी का एजेंडा जो होगा वो विकास होगा, यानी विकासवाद वर्सेज भाई भतीजावाद, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। यानी बनारस में आज प्रधानमंत्री मोदी ने आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बुनियाद रख दी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त पूछा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से होता रहा है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी बीजेपी के बिल्कुल प्रतिकूल है, खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद से। ठीक है, तो बीजेपी विकासवाद पर चुनाव में जाएगी, लेकिन विपक्ष को इस विकासवाद में कोई सच्चाई दिखाई पड़ती है, कोई सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती है। समीर जी बताइए कि विपक्ष को तो विकासवाद पर भरोसा ही नहीं है। विपक्ष कहता है ना आपने रोजगार दिया, विपक्ष कहता है कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लोगों को रोजगार मिला नहीं, रोजगार की स्थिति और भी खराब हो गई। तो फिर ये कौन सा विकासवाद है जिसका मुकाबला भाई भतीजावाद करेगा? देखिए कुंदन जी,
मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कुछ कहने को है ही नहीं। कोरोना की बात होती है, आप पूछिए जरा कांग्रेस और सपा से कि उनके नेता अखिलेश यादव और रायबरेली की सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी क्या कभी रायबरेली और आजमगढ़ ये दोनों नेता लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद गए? इनको विकास की बात पर डर रिसनाते लगता है कि देखिए योगी जी ने किया क्या। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज खोला। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को कंट्रोल किया योगी जी। कोरोना पीड़ित होने के बाद भी डॉक्टरों की सलाह के बाद भी वो निरंतर। भैया पांडे जी सुन लो ना, पांडे जी सुन लीजिए, पांडे साहब सुन लीजिए ना, पांडे साहब सुन लीजिए ना। सवाल किया आपके सवाल को समीर जी के सामने रखा मैंने। समीर साहब थोड़ी होगा। पांडे साहब थोड़ा सुन लीजिए ना, आपके सवाल को समीर साहब के सामने मैंने रखा है। उन्होंने कैसे कहा कि और दलों के नेता नहीं गए? उन्होंने ये बात कैसे की? बताओ ना, सबसे ज्यादा बस हम दे रहे थे, पैदल चलते चलते लोगों को मार डाला इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने। लोग भोजन के बगैर मर गए। हम कमेटी किचन चला रहे थे, भोजन पांडे साहब जवाब दीजिए समीर जी का। जिले के पर्यटन पे उत्तर समीर जी का जवाब दीजिए। पांडे साहब समीर जी का जवाब दीजिए। झूठ बोल रहे हैं हम, झूठ सुनने के लिए नहीं आपके चैनल पे बैठे हुए, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो क्या है, वो तो कह रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र गई, ये पूछ रहे हैं। तो बता दो ना, लफाजी मत बात करो चैनल पे। अरे बता दो ना, बताओ ना सोनिया कब गई रायबरेली? अरे क्या यूपी प्रभारी गई? 16 जगह पांडे साहब क्या यूपी प्रभारी गई? घाट बनाए गए। बनारस के इतिहास में आज काल से आज तक के इतिहास में 16 जगह नए स्मशान घाट नहीं बनाए गए थे। यह मोदी के नाते वहाँ की जनता का दुर्भाग्य है कि नहीं है? इकाई में है। बनारस को बताया जा रहा है कि आज काशी ने। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आज आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कपिल श्रीवास्तव मुझे सुन लीजिए ना। कपिल श्रीवास्तव मुझे सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ आज समाजवादी पार्टी इकट्ठा दिख रही थी सड़कों पर। हालांकि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस भिड़ गए। लोगों के मुद्दे आज आपने उठाने शुरू कर दिए। क्या अब लगा है समाजवादी पार्टी को चुनाव नजदीक आ गया, लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए? बहुत देर तो नहीं हो गई? इन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया, जिंदाबाद का। कुंदन जी, पाकिस्तान का नाम कुंदन भाई, ना जाने इस ऐसे आंदोलन हम लोगों ने कितने किए और हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो कन्नौज नहीं जाने दिया गया, वो ट्रैक्टर चला के जाना चाहते थे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वो तो कहीं निकलते हैं अगर तो प्लेन पे जाने से पहले ही उनको रोक लिया जाता है। तो चक्कर ये है कि जब आप लोगों को हाथरस की घटना में रोक लिया गया, 3 दिन मीडिया नहीं पहुंच पाई, तो हम लोगों की क्या मिसाल? और पत्रकार मित्रों को जेल भेज ही रहे हैं बाकायदा, तो ठीक बात भी है, अपना भेजेंगे तो भुगतेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। विकास हमारे सहयोगी जुड़े थे वाराणसी से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो चुनाव है 2022 का महासमर जो है वो विकासवाद वर्सेज परिवारवाद के बीच होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। वाकई विकासवाद क्या है और परिवारवाद क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता को इसे तय करना है 2022 में। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।